कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज अपना अध्ययन बिंदु है एस्किमो। एस्किमो एक जनजाति है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अपन जानते हैं कि जनजातियां जो है वो विश्व स्तर पर भी है, भारत पर भी है, राजस्थान में भी जनजातियां हैं। और वैसे ही दूसरे तरीके से देखते हैं तो ठंडे प्रदेशों की भी जनजातियां हैं और गर्म प्रदेशों की भी जनजातियां हैं। तीसरे तरीके से देखते हैं तो पर्वतीय इलाकों में रहने वाली भी जनजातियां हैं, पठारी इलाकों में रहने वाली जनजातियां हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी रहने वाली जनजातियां हैं और साथ ही साथ मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी रहने वाली जनजातियां हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग इस पृथ्वी के अलग अलग भागों में, चाहे वो देशीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो विश्व स्तर पर हो, अलग अलग जनजातियां अलग अलग भागों में निवास करती है। उन्हीं में से एक जनजाति जो है अपनी एस्किमो। एस्किमो जो है ठंडे प्रदेशों में रहने वाली एक जनजाति है जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। एस्किमो, जैसा कि अपन जानते हैं, टुंड्रा प्रदेश ये जो दिखाई दे रहा है 60 से 70 अक्षांशों के बीच या 60 अक्षांशों के ऊपर जो हिमाचली और शीतीय प्रदेश है उसको अपन टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये सारा जो लाइन दिखाई दे रहा है वो सारा टुंड्रा प्रदेश है। इस टुंड्रा प्रदेश की विशेषता है यह अत्यधिक ठंड रहती है और कई क्षेत्र तो बर्फ से ढके रहते हैं। इस टुंड्रा प्रदेश में अलग अलग जनजातियां निवास करती है। तो जो ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा के उत्तरी भाग है वहां पर देखते हैं, कनाडा के उत्तरी भाग में प्लस इस कनाडा का जो एक द्वीप है, हडसन द्वीप है और ग्रीनलैंड द्वीप है, इनके उत्तरी भागों में ये जनजाति एस्किमो निवास करती है। आगे देखते हैं तो ये यूरोप के उत्तर का भाग जो स्कैंडिनेविया कहलाता है, यहाँ लर्स जनजाति निवास करती है। और इसके आगे रशिया का उत्तरी भाग जो साइबेरिया कहलाता है, साइबेरिया में भी अलग अलग जनजातियां जैसे सेमोयर्ड्स है, याकूत है, तुंग है, चटकी है, ये जनजातियां निवास करती है। और ये सारा प्रदेश टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। इस टुंड्रा प्रदेश में अलग अलग जनजातियां निवास करती है। उन्हीं में से एक जनजाति है एस्किमो, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एस्किमो जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, इसका टुंड्रा प्रदेश के बारे में बताया आपको। इसका एस्किमो का निवास क्षेत्र क्या है, इनकी भोजन व्यवस्था कैसी है, इनकी वस्त्र व्यवस्था कैसी है, निवास गृह कौन कौन से हैं, शारीरिक संरचना इनकी कैसी है, आंखें या अर्थव्यवस्था इनकी किस पर निर्भर करती है। तो ये सारी आज टॉपिक वाइज धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको टुंड्रा प्रदेश के बारे में बताया है जो कि अत्यधिक हिमाचलित और शीतकालीन प्रदेश है और जो आर्कटिक महासागर के चारों ओर है, आर्कटिक महासागर के किनारे पर है। और ये कनाडा के उत्तर में, ग्रीनलैंड और हडसन द्वीप और यूरोप के उत्तरी भाग में और रशिया के उत्तरी भाग में ये इसका टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है। और उसी टुंड्रा प्रदेश के एक भाग में जो कनाडा, हडसन द्वीप, बेपिन द्वीप और ग्रीनलैंड का भाग है उसमें एक ये जनजाति निवास करती है, एस्किमो। तो एस्किमो का निवास क्षेत्र है कनाडा के उत्तरी भाग, हडसन द्वीप के उत्तरी भाग, बेपिन द्वीप के उत्तरी भाग प्लस ग्रीनलैंड द्वीप के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड द्वीप के चारों भागों में निवास करती है। ये जनजाति का निवास क्षेत्र है एस्किमो का। इसके आगे बात करेंगे कि इनकी भोजन व्यवस्था कैसी है। इनकी भोजन व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो इनका एस्किमो का पर्याय कच्चा मांस खाना, यानी ये जनजाति एक पूर्णतः आखेटक जनजाति है और ये जानवरों के शिकार पर ही निर्भर है। इनकी अर्थव्यवस्था भी उसी पर निर्भर है और इनकी जीवन जो है वो आखेट या शिकार पर ही निर्भर है। यानी ये जानवरों के मांस को पका के भी नहीं खाते और ये कच्चा ही खाते हैं, इसलिए एस्किमो का पर्याय है कच्चा मांस खाने वाला।
तो ये जैसे जो समुद्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती है, जैसे सील मछली है, व्हेल मछली है या अन्य कई प्रकार की मछलियाँ, उनका शिकार करके खाते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य जंतु है जैसे ध्रुवे भालू, रेनडियर, केरिबो, वालरस जंतु या ध्रुवीय खरगोश, ये सभी जो जंतु वहाँ पर जानवर जो मिलते हैं उत्तरी इलाकों में, कनाडा के उत्तरी इलाकों में या ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों में, उन जानवरों का शिकार करके ये लोग अपना काम चलाते हैं। तो ये इनकी भोजन की व्यवस्था है। आगे बात करेंगे कि वस्त्र व्यवस्था की कैसी है, इनकी वस्त्र व्यवस्था की क्या, किस प्रकार के वस्त्रों का ये उपयोग करते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि अत्यधिक शीत प्रदेश या हिमाचली प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं, जहाँ पर अत्यधिक सर्दी शीत होती है और कई भाग बर्फ से ढके रहते हैं, वहाँ पर ये निवास करते हैं। तो इनको गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है और जो वस्त्र गर्म वस्त्रों को पहनकर ये काम चलाते हैं। और इनकी जो वस्त्र है वो ज़्यादातर जानवर की खालों से बने होते हैं, चाहे वो रेंडे की खाल की हो, चाहे वो सील मछली के खाल के हो या कैरिबो की खाल के हो या अन्य ध्रुवीय भालू की खाल के हो। तो उन्हीं की खाल से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। इनका जो सील मछली की खाल से बना हुआ जो पुरुष लोग अंदर जर्सी के रूप में वस्त्र का उपयोग करते हैं, उसको तिमियाक कहते हैं। सील मछली की खाल से बने हुए जर्सी रूपा वस्त्र को जो पुरुष अंदर आंतरिक वस्त्र के रूप में काम ले लेता है, उसको तिमियाक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से रेंडियर की खाल से बने हुए जो कि उस तिमियाक के ऊपर वस्त्र पहना जाता है, जो रेंडे की खाल से बना होता है, उस वस्त्र को अनुभाग कहा जाता है। और इसी के साथ आगे बात करेंगे कि जो सील मछली की खाल से बने हुए जूतों का जो बर्फ में काम में लेते हैं, जो जूते या चप्पल काम में लेते हैं, उसको कार्मिक कहा जाता है। तो ये तीनों ही इनके वस्त्र के रूप में काम में आते हैं, तिमियाक, अनुभाग और कार्मिक। तिमियाक जो है आंतरिक जर्सी के रूप में पहनते हैं, जो सील मछली से बना हुआ है। अनुभाग जो रेंडे मछली की खाल से बना हुआ है, ये तिमियाक के ऊपर पहना जाता है। और जो कार्मिक है, जो पैरों में जूते के रूप में काम में लेते हैं, वो भी सील मछली की खाल से बना होता है। तो ये इनकी वस्त्र व्यवस्था। इसी प्रकार से ये वालरस जल जंतु है जो समुद्र में पाया जाता है, उसकी दांत से बने हुए चश्मे जो सूर्य की धूप से बचने के लिए या जो बर्फ पे रिफ्लेक्शन होता है उससे बचने के लिए काम में लेते हैं, वो वालरस जंतु के दांतों से बने हुए चश्मे काम में लेते हैं। तो इस प्रकार की इनकी व्यवस्था देखने को मिलती है। ये नहाते नहीं है, जैसे कि अत्यधिक ठंड है, नहाने का काम वहाँ पर नहीं है। और जो वस्त्र पहनते हैं वो फटने के बाद में ही उनको उतारते हैं। इस प्रकार की वस्त्र व्यवस्था इनकी देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे कि इनकी निवास गृह किस प्रकार के हैं, निवास व्यवस्था क्या है। जैसा कि अपन जानते हैं कि ये अत्यधिक बर्फीले क्षेत्रों में या ठंड वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर लकड़ी बहुत कम मात्रा में मिल पाती है। तो इनके जो घर निवास गृह है वो किनके बने होते हैं, ये अपन देख लेंगे। तो इनके जो निवास गृह, क्योंकि लकड़ी का अभाव वहाँ पर और अन्य चीज़ें घर बनाने की नहीं है, तो इनके जो घर बने होते हैं वो तो या तो बने होते हैं हड्डियों के या बर्फ के या फिर जहाँ पर लकड़ी उपलब्ध हो जाती है उन चीज़ों से ये बर्फ के घर बनाए जाते हैं, उन चीज़ों से इनके घर बनाए जाते हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि पूरा बर्फीला इलाका, तो वहाँ बर्फ के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं और उन टुकड़ों को जोड़कर एक गुंबदनुमा घर बनाया जाता है, जिसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, वह है इग्लू। इग्लू का नाम सुना होगा और ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि इग्लू क्या है। इग्लू बर्फ से बने गुंबद के आकारनुमा घर होते हैं, जिसमें एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है, जिसमें ये लेटकर या बैठकर उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। वो चूंकि बर्फ से बना हुआ अत्यधिक ठंड है, तो उसमें गर्मी पैदा करने के लिए सील मछली की चर्बी को जलाकर रखते हैं, तो उससे गर्मी में हीट भी पैदा हो जाती है और रोशनी भी हो जाती है। तो इस प्रकार के घर जो बर्फ के बने घर हैं, एस्किमो के बर्फ के बने घर हैं, उनको इग्लू के नाम से जाना जाता है। और इग्लू यदा हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इग्लू क्या है। तो ये एस्किमो के बर्फ से बने घर है, जो बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर गुंबद के आकार में जोड़कर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक और इनकी घर की व्यवस्था है, जो वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर समय वर्ष के ज़्यादातर समय शीतकाल रहता है,
किंतु कुछ 2-3 महीनों के लिए ग्रीष्मकाल आता है, उसमें थोड़ी गर्मी रहती है, बसंत ऋतु आती है, तो उस समय ये इस बर्फ के इग्लू घर से निकलकर दूसरे जो टेंट नुमा घर होते हैं, जो कि रेंडियर के वो की या शील मछली की खाल से बने होते हैं, उनके खाल को जोड़कर तिरपाल बनाया जाता है और तिरपाल को टेंट नुमा बनाकर टेंट के नुमा छाप कर एक घर तैयार किया जाता है। उस घर को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे ट्यूपिक कहा जाता है, जिसे ट्यूपिक कहा जाता है। तो एक और घर का नाम है ट्यूपिक, जो टेंट नुमा घर है। ये इग्लू जो है बर्फ का घर है, और ये ट्यूपिक है जो टेंट नुमा घर है, जो सील मछली की खाल या रेंडे की खाल से एक टेंट नुमा घर तैयार किया जाता है। और उसमें बसंत काल में या गर्मी के समय उस टेंटों में रहा जाता है, उस घर को ट्यूपिक कहा जाता है। तो इनकी निवास व्यवस्था 2 प्रकार की है, निवास गृह व्यवस्था 2 प्रकार की है। एक इग्लू में निवास करते हैं जो बर्फ के घर है, दूसरे जो रेंडेर और कैरिबो की खाल से या सील मछली की खाल से बने टेंट नुमा घर होते हैं, उन्हें ट्यूपिक कहा जाता है। तो ये इनकी निवास की व्यवस्था होती है। आगे बात करेंगे कि एस्किमो की शारीरिक संरचना कैसी है, इनका शरीर किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं, एस्किमो जो जनजाति है वो ठंडे प्रदेश ध्रुवीय प्रदेशों में रह रही है, ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में, हिमसागर प्रदेशों में रह रही है। इनका जो शारीरिक रूप से इनको देखने पर लगते हैं कि इनका सुगठित शरीर है, और इनकी ऊंचाई, इनकी औसत लंबाई जो है या ऊंचाई जो है वो 5 फीट के आसपास होती है। इनका शरीर जो है गठीला होता है। इनकी त्वचा का रंग पीला या भूरे कलर का होता है, पीला, हल्का पीला या भूरे रंग का होता है। इनकी गालों की हड्डियां उभरी हुई होती है, और इनकी आंखें छोटी और तिरछापन लिए होती है। इनकी आंखें छोटी तिरछापन लिए होती है। शरीर के जो बाल होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और इसके अलावा इनके जो गाल की हड्डियां उभरी होती है। नाक जो है वो चपटी और मोटी होती है। तो इस प्रकार की शारीरिक संरचना इनकी देखने को मिलती है, और ये शारीरिक संरचना इनको मंगोलाइड प्रजाति से जोड़ती है। ये जो शारीरिक संरचना के लक्षण है वो इनको मंगोलाइड प्रजाति से जोड़ती है। तो इस प्रकार की शारीरिक संरचना एस्किमो की देखी जाती है। आगे बात करेंगे इनकी आखेट या अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है कि अर्थ कमाने की व्यवस्था या अपने जीवन को चलाने की या परिवार को चलाने की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं। तो इनका जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का एकमात्र साधन है आखेट या शिकार, क्योंकि इनका जीवन उसी पर निर्भर है, और अन्य कोई कार्य ये नहीं करते। शिकार करके ही अपना जीवन चलाते हैं, और उसी पर ये जीवित रहते हैं। तो आखेट जो है शिकार ये सब, जैसा कि समुद्र के आसपास वाले इलाकों में तो मछली का भी शिकार करते हैं, और जो अन्य उस क्षेत्र में जो अन्य जीव जंतु मिलते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू है, कैरिबो है, रेंडियर है, वालर जंतु है, ध्रुवीय खरगोश है, तो ये सब जो जंतु है जो वहाँ पर उस क्षेत्र में मिलते हैं, उनका भी ये शिकार करते हैं, और उनका शिकार करके भी अपना जीवन चलाते हैं। अब शिकार करने में जो एक महत्वपूर्ण हथियार जो भालेनुमा होता है, 1 से 1.5 फीट लंबाई का होता है, आगे से नुकुला भालेनुमा होता है, उस हथियार का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, और उस हथियार को, भालेनुमा हथियार को किस नाम से जाना जाता है? हार्पून। तो इनका एक विशेष हथियार है हार्पून, जिससे ये मछली का भी शिकार करते हैं, और अन्य जंतुओं का भी जो उस क्षेत्र में मिलते हैं उन जंतुओं का भी शिकार करते हैं, वह है हार्पून। तो ये शिकार करने का एक हथियार है, अस्त्र है, जिसे हाथ में पकड़कर चला कर ये जंतुओं का शिकार कर लेते हैं। तो हार्पून भी पूछा जाता है कि हार्पून क्या है। तो हार्पून एस्किमो का एक हथियार है, जिसके माध्यम से वो शिकार करता है। ये भालेनुमा होता है, 1 से 1.5 फीट लंबाई का होता है। तो ये है हार्पून। इसी में आखेट में एक विशेष प्रकार की गाड़ी का भी उपयोग करते हैं, जिसको एक विशेष नाम से जाना जाता है स्लेज। ये एस्किमो की एक विशेष प्रकार की परिवहन की गाड़ी है, जिसको स्लेज के नाम से जाना जाता है। स्लेज क्या है? स्लेज बिगर पहियों की बर्फ पर चलने वाली एक परिवहन की गाड़ी है, जिसे रेंडियर जो कुत्ते नुमा जानवर है उसके माध्यम से खींचा जाता है, उसके माध्यम से चलाया जाता है। तो स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली बिगर पहियों की एस्किमो की गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। बिगर पहियों की
बर्फ पे चलने वाली एस्किमो की परिवहन गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। और ये रेंडियर नाम जो रेंडियर कुत्तेनुमा जानवर है उसके माध्यम से चलाई जाती है, उसके द्वारा खींची जाती है। तो स्लेज है बर्फ पर चलने वाली बिगर पहिए की गाड़ी जो एस्किमो की परिवहन गाड़ी है, जिसे स्लेज कहा जाता है। तो यह है स्लेज, ये भी इनके विशेष उपयोग में आती है और इसका ये विशेष उपयोग करके ये अपने परिवहन का कार्य करते हैं। ये है आपकी स्लेज गाड़ी। अब आगे शिकार में या खेत में ही मछली शिकार की जो विधियां हैं उसके बारे में जानेंगे अपन कि मछली शिकार के जो चौकी पूर्णतः ये जनजाति जो आखिर तक जनजाति है और शिकार पर ही इनका जीवन निर्भर है। तो सामान्य जानवर जो उस क्षेत्र में मिलते हैं, चाहे वो रेंडियर हो, कैरिब हो, द्रव्य भालू हो या द्रव्य खरगोश हो या वानर जंतु, उनका शिकार तो करते करते हैं। साथ ही साथ उस जो कि ये द्रव्य उत्तरी क्षेत्रों में, आर्कटिक महासागर के क्षेत्रों में समुद्र के किनारों पर रहते हैं और वहां पर मछलियां समुद्र में मिलती है और मछलियों का शिकार ये करते हैं। अब मछली शिकार की 3 विधियां हैं, उसको उन 3 विधियों के बारे में हम जानेंगे। पहली विधि जो शीतकाल में काम ली जाती है, दूसरी विधि भी शीतकाल में काम ली जाती है और तीसरी विधि है जो बसंत काल में काम ली जाती है। पहली विधि जिसको माहुपोक के नाम से जाना जाता है, दूसरी विधि इथपोक के नाम से जानी जाती है और तीसरी विधि उतोक के नाम से जानी जाती है। तो पहली विधि माहुपोक के बारे में जानेंगे। ये जो माहुपोक विधि है, माहुपोक विधि से जो मछली का शिकार किया जाता है, सील मछली का शिकार किया जाता है, वो शीतकाल में काम आती है। शीतकाल में देखते हैं कि जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पर मछलियां, उसमें किनारों पर जो मछलियां रहती है वहां पर ये क्या करते हैं कि एक एस्किमो जो है जानवर की हड्डी को बारीक बारीक जो छिद्र है जहाँ पर मछलियां श्वसन क्रिया के लिए उस छिद्रों के पास में आती है किनारों पर, तो वहां पर वो हड्डी लगा देता है। एस्किमो वहां पर खड़ा अपना हथियार हार्पून लेके खड़ा हो जाता है। जैसे ही मछली उस हड्डी के छिद्र के किनारे पर श्वसन क्रिया के लिए वहां पर आती है और श्वसन क्रिया चालू करती है तो वो हड्डी हिलने लग जाती है। तो उस वहां पर खड़े किनारे पर खड़े एस्किमो को तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर मछली आ चुकी है और वो अपना हार्पून हथियार चलाकर उस मछली का शिकार कर लेता है। उस विधि को माहुपोक कहा जाता है। यानी वो माहुपोक का अर्थ होता है इंतजार करना, यानी वो एस्किमो हार्पून लेकर वहां खड़ा रहता है, इंतजार करता है कि मछली उस हड्डी जहाँ पर छिद्र है उस हड्डी के पास में श्वसन क्रिया के लिए आए और वो अपना हार्पून हथियार चला के उसका शिकार कर ले। तो यानी इंतजार करना है, माहुपोक का मतलब होता है इंतजार करना। तो इस विधि से जो मछली का शिकार किया जाता है उस विधि को माहुपोक कहा जाता है। ये शीतकाल में काम में आती है। ये कनाडा के उत्तरी भाग और में काम में आती है। कनाडा के उत्तरी भागों में शीतकाल में इस विधि का उपयोग करके सील मछली का शिकार किया जाता है। आगे दूसरी विधि है इथपोक विधि जो ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में काम मिल जाती है। ये भी शीतकाल में ही काम में आती है। इसमें 2 एस्किमो होते हैं। एक एस्किमो चारा डालकर सील मछली को डुबाने का काम करता है और उसी के पास में दूसरा एस्किमो अपना हार्पून हथियार लेके खड़ा रहता है। जैसे ही मछली श्वसन क्रिया के लिए वहां पर उसके पास में आती है और दूसरा एस्किमो अपना हार्पून हथियार चलाकर उसका शिकार कर लेता है। इस विधि को इथपोक कहा जाता है। तो और ये ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में काम में आती है। इस विधि से ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में मछली का शिकार किया जाता है। तो ये दूसरी विधि है इथपोक जो ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में काम आती है और ये भी शीतकाल में ही इस विधि से शिकार किया जाता है, मछली का शिकार किया जाता है। तीसरी जो विधि है उसे उतोक कहा जाता है। तीसरी जो मछली के शिकार की विधि है वो उतोक कहलाती है और ये बसंत काल में काम आती है। बसंत काल जैसे ही ठंडा शीतकाल खत्म होता है, जो 10 महीने का लगभग 10 महीने के आसपास का यहाँ पर शीतकाल होता है, सर्दी की ऋतु होती है, वो खत्म होती है तो धीरे धीरे बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु में जब गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है तो किनारों जो आर्कटिक महासागर है या कनाडा के भाग पर जो समुद्री भाग है वहाँ पर किनारों पर बर्फ पिघलने लगती है और किनारों पर पानी की नालियाँ बन जाती है। उन पानी की नालियों में लार्वा समूह के रूप में मछलियाँ श्वसन क्रिया के लिए या धूप सेकने के लिए आती है और वहाँ समूह के रूप में ही एस्किमो अपने हथियार लेके हार्पून हथियार लेके खड़े रहते हैं और जैसे ही वो श्वसन क्रिया या धूप सेकने के लिए
किनारों पर आती है, जो कि वहाँ पर बर्फ पानी में बदल जाता है, वहाँ पर किनारों पर मछली आती है, तो वो एस्किमो समूह के रूप में बारी बारी से अपना हार्पून हथियार चलाकर मछलियों का शिकार कर लेते हैं। उस विधि को उद्योग कहा जाता है और ये बसंत काल में काम में ली जाती है। इस विधि से बसंत काल में शिकार किया जाता है। तो मछली के शिकार करने की यहाँ पर, और इस मछली से बड़ी बड़ी व्हेल जैसी मछली का भी ये शिकार कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मछली जो व्हेल मछली है, जो दुनिया की सबसे वजनी मछली है, उसका भी ये शिकार कर लेते हैं। तो बसंत काल में जिस विधि से ये मछली का शिकार करते हैं, उस विधि को उद्योग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मछली शिकार की 3 विधियां हैं। पहली माहुपोग, दूसरी इत्रपोग और तीसरी उद्योग। इन तीनों ही विधियों से, जो 2 विधियां तो शीतकाल में काम में आती है और एक विधि बसंत काल में काम में आती है, तीनों ही विधियों से मछली का शिकार किया जाता है और मछलियों का शिकार करके अपनी जीविका या अपना जीवन चलाते हैं, अपना जीवन बनाए रखते हैं। तो ये खेत की शिकार की, मछली शिकार की 3 विधियों के बारे में आपने जाना। इस प्रकार से ये टुंड्रा प्रदेश से लेकर निवास क्षेत्र से लेकर भोजन, इनकी भोजन व्यवस्था कैसी है, इनकी वस्त्र व्यवस्था कैसी है, इनका निवास ग्रह कैसे होते हैं, शारीरिक संरचना इनकी कैसी है, आखिर में क्या क्या हथियार या परिवहन के साधन काम में लेते हैं, या और किन किन विधियों से मछली का शिकार करते हैं, इसके बारे में, एस्किमो के बारे में अपन ने आज जानकारी प्राप्त की है। अब आगे जो ये सारी व्यवस्था इनकी एस्किमो की देखने को मिलती है, और आगे के रिकॉर्डिंग, आगे के लेक्चर में इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।